Hello students, class 10th. Once again I am here. I was teaching you the rise of nationalism in Europe. तो किस तरीके से नेपोलियन जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया, उसके बाद जो वर्सलीज में जो वियना में ट्रीटी हुई थी, इसमें डिसाइड किया गया कि जो नेपोलियन के द्वारा जीते गए राज्य थे वो सभी फ्री कर दिए जाएंगे और जो चेंजेस आ रहे यूरोप में ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर में जो चेंजेस हुए थे वो सारे चेंजेस कैंसिल कर दिए जाएंगे। अब बात आती है कि पहले तो वहाँ 1789 से पहले मोनार्की थी। 1789 से पहले की अगर हम बात करें 14 जुलाई 1789 से पहले फ्रांस में मोनार्की थी। 1789 के बाद अगर हम बात करें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 14 जुलाई 1789 में, इसके बाद फ्रांस क्या हो गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। वहां पर न्यू फ्लैग्स, ट्राई कलर का फ्लैग था, न्यू नेशनल एंथम था, नई प्रतिज्ञाएं ली गई और स्टेट असेंबलीज के लिए पीपल इलेक्ट करने लग गए। और जो ये आर्मीज थी फ्रांस की, उसने नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये चेंजेस कुछ साल तक ही रहे वहां पर। फिर फाइनली 1799 में जब नेपोलियन दोबारा एम्परर बन गया, उसके बाद दोबारा से क्या हुआ, मोनार्की आ गई। जब मोनार्की आ गई, ऑटोक्रेसी जो हम कह सकते हैं, ऑटोक्रेसी में, तो इस तरीके से दोबारा से वहां पर नेपोलियन ने रूल्स चेंज कर दिए। 1815 में जब नेपोलियन हार गया, इन 1815 व्हेन द नेपोलियन डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू, तो जो प्राव थे पर्सिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन ताकतों ने मिलके बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्टे को हरा दिया। अब फाइनली अब वो डिसाइड करने लगे कि किस तरह की गवर्नमेंट होगी, क्योंकि वो नेपोलियन के द्वारा जो बनाए गए चेंजेस थे उनको तो एक्सेप्ट करने से रहे थे, उस सारे अधिकार वो कैंसिल करना चाहते थे जो नेपोलियन राज में थे, क्योंकि हमेशा से मॉडर्नाइजेशंस करना चाहता था नेपोलियन, और जिसका उन्होंने देखा कि कुछ खास इफेक्ट उन्होंने नहीं देखा। तो हम कह सकते हैं जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ इसके बाद, यानी कि अब हम जो थर्ड में पढ़ने जा रहे हैं, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। बेसिकली अगर हम बात करें एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1830 से 48 के बीच में, उस समय मोनार्की से रिस्टोर मोनार्की हो गई थी, यानी कि 1815 के बाद अगर हम बात करें बुरबॉन डायनेस्टी ने वहां पर रूल कर दिया था। यानी नेपोलियन बोनापार्टे के हारने के बाद फ्रांस में जो प्राव देश थे उन लोगों ने दोबारा से बुरबॉन डायनेस्टी के राजा को गद्दी पे बिठा दिया था, जिसे क्या कहते हैं, फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान गद्दी से हटा दिया गया था, उसे ही दोबारा से गद्दी पर बिठा दिया गया। तो उस मोनार्की से रिस्टोर्ड मोनार्की हो गई थी। अभी रिस्टोर्ड मोनार्की में जो प्राव देश थे, प्राव, वो कंजर्वेटिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। अब कंजर्वेटिज्म में ऐसा होता है जिसमें कमिटमेंट की जाती है टू ट्रेडिशनल वैल्यूज को, जो हमारी पुरानी महत्ता है, तो
oppose to change the innovations. Basically the people oppose the new ideas. जो new ideas हैं या हम कह सकते हैं new customs हैं, they oppose the new customs and the new ideas. उसका अपोज करते हैं कंजर्वेटिव जो होते हैं, कमिटमेंट करते हैं, यानी कि वो एक उस जिस लाइफ में वो जी रहे होते हैं, जिस ट्रेडिशन को अपनाते हैं उसमें ही वो रहना पसंद करते हैं, यानी कि एक पूरी तरह से सेटिस्फाइड कमिटमेंट कर लेते हैं जो उनकी ट्रेडिशनल वैल्यू होती है और उनसे कभी बाहर ही नहीं आते हो। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे ओल्डन पीरियड में हम देखते थे कि जो मैन होते थे वो वुमेन्स को ज़्यादा अधिकार नहीं देते थे। इन द ओल्डन पीरियड द वुमेन वेर नॉट गिवन इक्वल राइट्स। बेसिकली दे डिडंट गेट द एजुकेशन, उनको शिक्षा नहीं मिलती थी जैसा कि हमने पढ़ा, और मैन के इक्वल उनको वेजिस भी नहीं दी जाती थी, और सबसे बड़ी बात उन्हें वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट भी नहीं दिया जाता था। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ना उनको पॉलिटिकल राइट्स थे ना उनको सोशल राइट्स थे। समाज में भी हम देखते थे कि एक मैन के बराबर उन्हें इक्वल, हम कह सकते हैं इक्वलिटी नहीं थी, वन थिंग इक्वलिटी नहीं थी। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि उस टाइम पर इक्वलिटी नहीं थी, उनको फ्रीडम नहीं थी, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी उन्हें। तो हम कह सकते हैं कि इस विचारधारा से वो कभी बाहर ही नहीं आए, कंजर्वेटिज्म से वो कभी दे डिडंट कम आउटसाइड फ्रॉम सच टाइप ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो रूढ़ीवादिता है, रूढ़ीवादी हैं जो ओल्ड आइडियाज को, ओल्ड कस्टम्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, दे आर द कंजर्वेटिव्स, उनको कंजर्वेटिव्स बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राव थे जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्टे को 1815 में हराया था, वो इसी कंजर्वेटिज्म को फॉलो करना चाह रहे थे, वो वही फ्यूडलिज्म लाना चाहते थे। अब देखें तो सर्पडम को वो ज्यादा वो करते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मॉडर्न आर्मी थी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी चाहती थी, वो एक नौकरशाही वर्ग, उच्च वर्ग चाहते थे और डायनेमिक इकोनॉमी चाहते थे, और एबोलिशन ऑफ जो फ्यूडलिज्म था और सर्पडम कुड स्टैंड द ऑटोक्रेटिक मोनार्ची। इस तरह से जो ऑटोक्रेटिक मोनार्ची थी उसको वो आगे करना चाहते थे। 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूरोपियन शक्ति के प्रतिनिधि जो आए थे वहां पर, हमको याद होना चाहिए, मैंने बताया था प्राव से, पी से पर्सिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया एंड बी से ब्रिटेन। मैंने कोड बनाया था प्राव। तो प्राव के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, वो कहाँ मिले थे? ऑस्ट्रिया में, यानी वियना में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहां पर मिले थे टू ड्रॉ द सेटलमेंट फॉर यूरोप। वो यूरोप के लिए एक समझौता चाहते थे। कांग्रेस वाज होस्टेड, और इसका कांग्रेस ने क्या किया? होस्ट किया, प्रतिनिधि किया ऑस्ट्रियन चांसलर, याद रखिएगा, जो ड्यूक था मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच ने वियना में इस मीटिंग की क्या की थी? अगुवाई की थी, यानी कि हेड के तौर पर ऑस्ट्रियन चांसलर ने, ड्यूक मेटरनिच ने क्या किया? इसकी अगुवाई की, और वियना में 1815 में एक ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जानी जाती है ये संधि, जिसमें उन्होंने ये तय किया गया कि बुरबॉन डायनेस्टी किसको रूल किया जाएगा, किसके द्वारा रूल किया जाएगा? बुरबॉन वंश के द्वारा। वहां पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हटा दिया गया था, उसने दोबारा से क्या कर ली बेटा? पावर को रिस्टोर कर दिया, और फ्रांस की जो ट्रीटीज थी जो नेपोलियन ने एनेक्स की थी, उसको क्या कर दिया? फ्री कर दिया गया। और जो सीरीज ऑफ स्टेट थी वो सेट आउट ऑन बाउंड्रीज टू फ्रांस टू प्रिवेंट, और जो एक बाउंड्री खींच दी गई, यानी कि जो फ्रांस की बाउंड्रीज थी कंट्री की, उसी बाउंड्री में बाहर साइड की फ्रांस का जो कंट्री का बाउंड्री था वो फिक्स कर दिया गया, ताकि वो फ्यूचर में क्या ना करे? उसको एनेक्स ना करे। तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था इसलिए, विच इंक्लूडेड बेल्जियम। याद रखिएगा, जो नीदरलैंड का साम्राज्य था जिसमें बेल्जियम भी आता था, वो सेट अप इन नॉर्थ में, यानी बेल्जियम का जो साम्राज्य था नीदरलैंड के अंडर आता था, और जिनेवा
प्रीडोमिनेंट टू साउथ, और इसी तरह से जो जेनेवा था उसको भी प्रीडोमिनेंट कर देगा साउथ में। और इसी तरह से जो पर्शिया थे वो भी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज बन गए वेस्टर्न फ्रंटियर्स के। तो कुल मिला के हमने देखा जो नेपोलियन ने जितने 39 और स्टेटों को जीता था वो क्या हो गए, लेफ्ट अनटच्ड रहे वो। इन द ईस्ट रशिया में गिवन ए पार्ट ऑफ पोलैंड, पर्शिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। जो रशिया जो था गिवन ए पार्ट ऑफ पोलैंड, जो पोलैंड में हिस्सा था, पर्शिया वाज गिवन ए पोर्शन, पर्शिया को दिया गया वो पार्ट जो था पोलैंड जो रशिया का हिस्सा था, पर्शिया वाज गिवन ए पार्ट ऑफ सैक्सोनी। और मेन एक्जेशन जो थे रिस्टोर मोनार्ची के, दैट हैज बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। और इस तरीके से जो नेपोलियन के द्वारा रिस्टोर किए गए थे मोनार्ची में, इससे क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और इस तरह से नए कंजर्वेटिव्स लोग, कंजर्वेटिव्स मैंने बता दिया जो ओल्ड आइडियाज को, ओल्ड कस्टम्स को वैल्यू देते हैं, उन लोगों के द्वारा वहां पर दोबारा से शासन किया गया आफ्टर 1815। कंजर्वेटिव जो था रिजाइम सेटअप इन 1815 के ऑटोक्रेटिक में स्थापित हो गया था। जो कंजर्वेटिव्स थे, रूढ़िवादी लोग थे, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिज्म, वो आलोचना तो सहन करते ही नहीं थे, उनको तो आलोचना पसंद ही नहीं थी। डिसेंट एंड सोच टू कर्ब एक्टिविटी दैट क्वेश्चन द लेजिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस तरीके से तो जैसा कि हमने देखा कि कंजर्वेटिज्म जो थे, रूढ़िवादिता जो लोग थे, जो कहीं ना कहीं वुमेन्स को वोट के फेवर में नहीं थे, उनके एजुकेशंस के फेवर में नहीं थे, उनके फ्रीडम के फेवर में नहीं थे, उनका मानना था कि वुमेन्स घर तक ही सीमित रहे। और कंजर्वेटिज्म में हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्रिस्ट लोग थे, जो पोप जो था, चर्च का जो पोप था, वो एक अधिकार था उनका, यानी कि उनको बाय बर्थ कई प्रिविलेजेस दिए जाते थे, अधिकार दिए जाते थे, जिन पर वो थर्ड स्टेट के लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी देते थे या उनका शोषण किया करते थे, उन पर हाई टैक्स लगा देते थे। तो ये जो कंजर्वेटिव जो लोग थे वो चाहते थे कि जो पोप है वो सत्ता में बना रहे, उसको पावर मिलती रहे, यानी आने वाले कई जनरेशन तक पोप ही क्या करे, शासन करता रहे, जैसे इटली में पोप जॉन पॉल होते थे। तो हमने ये देखा कि नेपोलियंस के हारने के बाद ये डिसाइड किया गया कि कई सारे जो बदलाव थे उन बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान किए गए थे, क्योंकि नेपोलियंस की लड़ाई के दौरान हमने देखा कि कई सारे जो बदलाव किए गए थे। और यहाँ पर एक बात बहुत काबिल तारीफ है कि जो 1815 में पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के द्वारा जो एक समझौता हुआ था, जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, उसमें इनका जो उद्देश्य था उन बदलावों को खत्म करना था, उन चेंजेस को खत्म करना था जो नेपोलियन वॉर के दौरान नेपोलियन ने किए थे। और यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर द बुर्बन डायनेस्टी, जो बुर्बन वंश था वो स्थापित किया गया था। पर एक खास बात ये कहता है कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थे 39 स्टेट, जो 39 स्टेट मिलके बनाए गए थे, यानी कि हम कह सकते हैं उस समय 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ था जो नेपोलियन ने स्थापित किया था, उसे कंटिन्यू रखा गया। और पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया था। जो पूर्व भाग में अगर हम बात करें, इसके पूर्व हिस्से की सीरीज ऑफ स्टेट जो थी, बाउंड्रीज, ये तो बनाई गई थी फ्रांस तक की ग्रहण ना कर सके, बाउंड्रीज खींच दी गई, एक्सपेंशन ना कर सके ताकि फ्यूचर में फ्रांस। इसीलिए किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, जो नीदरलैंड का साम्राज्य था वो इंक्लूड किया गया था। अब इन ओवरऑल इन चीजों में जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो रूढ़िवादी थे, यानी कि रूढ़िवादी रिजाइम्स कहते हैं शासन को, रिजाइम मीन्स शासन। तो जो रूढ़िवादी शासन था, कंजर्वेटिव्स ने रूढ़िवादी, रिजाइम मीन्स शासन। तो जो रूढ़िवादी शासन था वो 1815 में
जो स्थापित था वो क्या था? ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स अगर मैं लिख दूं, इट विल बी मोर गुड। ऑटोक्रेटिक रिजाइम यानी कि जो रूढ़िवादी शासन था वो क्या था? ऑटोक्रेटिक था, यानी निरंकुश शासन था। निरंकुश था वो, उस पर कोई अंकुश नहीं था किसी चीज का, क्योंकि वो फ्री था। कोई दूसरा राजा उस पर इंटरफेयर थोड़ी कर सकता था। बुरबॉन फैमिली वंश का जो राजा था फ्रांस में, जो 1815 में फ्रांस में स्थापित किया गया, वो क्या था? ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक माने मैंने आपको बताया निरंकुश था, और रिजाइम्स में होता है शासन। रूढ़िवादी जो शासन था वो निरंकुश हो गया था, उस पर अंकुश लगाना। और एक खास बात कहता है, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिज्म, वो आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यानी कि उन्हें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई जनता या कोई आम नागरिक उस राजा को क्या कर सके? बुराई कर सके, उसके कामों को नापसंद करे, या आलोचनाएं करें, या विरोध प्रकट करें। ये बर्दाश्त नहीं था राजा को, रूढ़िवादी राजा को। जो रूढ़िवादी था, क्योंकि वो निरंकुश था, उस पर कोई किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, ऑटोक्रेटिक था, वो निरंकुश था। ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक मीन्स निरंकुश। इस तरीके से हम देख सकते हैं रिजाइम मीन्स शासन और ऑटोक्रेटिक मीन्स निरंकुश। निरंकुश शासन जो था, और वो आलोचनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता था। एंड डिसेंट, और डिसेंट मीन्स होता है असहमति। असहमति को भी डिसेंट, असहमति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ना असहमति बर्दाश्त थी उसे, ना उसे क्रिटिज्म बर्दाश्त था। सॉर्ट आउट टू कर्व एक्टिविटी डैश क्वेश्चंस द लेजिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। इट मीन्स दैट सॉर्ट टू कर्व एक्टिविटीज, यानी कि उन जो गतिविधियां थी, जो एक्टिविटीज थी, उनको क्या करता था? दबाना जो चाहता, तो निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाती थी। यानी कि कर्व करना चाहता था। कर्व मीन्स दबाना। सॉर्ट टू कर्व एक्टिविटी, उन एक्टिविटियों को दबाना चाहता था। दैट क्वेश्चन, जो उस लेजिमेटिक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पर सवाल उठाती थी, यानी कि उस सरकार पर सवाल उठाती थी जो निरंकुश सरकार थी। ऑटोक्रेटिक मैंने बता दिया, ऑटोक्रेटिक मीन्स निरंकुश। जो निरंकुश सरकार थी, उस निरंकुश सरकार की वैधता पर, लेजिमेसी माने होता है वैधता, लेजिमेसी। तो हम देख सकते हैं उन सरकारों की वैधता पर, यानी कि निरंकुश सरकार की वैधता पर जो सवाल उठाते थे, वो बिल्कुल उन एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मोस्ट ऑफ देम सेंसरशिप, इसीलिए उन्होंने, जो निरंकुश सरकार थी, हम कह सकते हैं जो ऑटोक्रेटिक थी, उसने क्या कर दिया था? सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप लॉ में कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, उन चीजों को जो अखबारों में छपा करती थी, जो भी बड़े जो कुलीन वर्ग थे, बड़े राजशाही वर्ग थे, या जो बादशाह थे या राजा थे, उनके अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव बात नहीं छाप सकती थी। सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। और बुक्स प्लेड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ लिबर्टी। और इस टाइम पर जब सेंसरशिप लागू कर दी थी, उनको ये अच्छी तरह से पता था कि जो किताबें हैं वो, और जो ये गीत हैं, वो क्या करते हैं?
कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, एक असर डालते हैं कि फिर भी जो हम कह सकते हैं कि अखबार जो है और किताबें हैं और नाटक हैं और गीत हैं, उन बातों पर नियंत्रण लगाना इनका मेन मोटिव था। जो किताबों में लिखी गई बातें हैं, अखबारों में है, पत्रिकाओं में है, तो जो ये भी लिखा होता था, जो नाटक जो होते थे और गीत होते थे, उन पर नियंत्रण लगाना इस सेंसरशिप का मेन एम हुआ करता था। एंड एसोसिएट विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एसोसिएट भी थे। मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें याद दिलाती कंटिन्यूड इंस्पायर लिबरल्स, किस तरह से लिबरल्स को, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो असर पड़ा वो यूरोप के और देशों में भी पड़ा था। तो वन ऑफ द मेजर इश्यू जो था टेक अपॉन द लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर्स